जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य, ये सब चीज़ें NPPSC यूनिट 10 में देखने के लिए मिलती हैं। और सिलेबस भी आप लोगों ने कितने भी बार देख लिया होगा। हम अब सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ों के लिए एग्जीक्यूट करेंगे कि जैसे हम अभी 10वीं यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे कि डिस्क्राइब करके क्या क्या चीज़ हमें 10वीं यूनिट में पढ़ना है, और उसी चीज़ के लिए सिर्फ उसी पे हमारा फोकस रहेगा। तो जो कि मध्य प्रदेश की जनजातियाँ के बारे में 10वीं यूनिट में पढ़ना है, तो चलिए इसके लिए थोड़ा इसके सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, मतलब मध्य प्रदेश में जितनी भी जनजातियां हैं वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, मध्य प्रदेश के किन 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 भागों में हैं, किस ज़िले में पाई जाती है, और उनके जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, राइट्स हैं, इन सब के बारे में देखेंगे। इसी में हम देखेंगे कि जो पिछड़ी जनजातियां हैं और जो घुमंतू जनजातियां हैं या प्रमुख जनजातियां हैं, इनके लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं, या केंद्र सरकार द्वारा क्या विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं, इन सब के बारे में भी इसी यूनिट में देखेंगे। उसके बाद जो जनजातियां हैं उनकी संस्कृति, परंपराएं, विशिष्ट कलाएं, त्यौहार, उत्सव, बोली एवं साहित्य वगैरह, इनसे जुड़े हुए इनके जो साहित्यिक उत्सव वगैरह हैं, फेस्टिवल्स, इन सब के बारे में भी देखेंगे। मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान एवं राज्य के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, मतलब जो भारत की जनजाति रही हैं या मध्य प्रदेश की जनजाति रही हैं, इन लोगों का भारत की 20वीं सदी में जब भारत आज़ाद हुआ, स्वतंत्रता संग्राम के समय, उनका इसमें क्या योगदान रहा, जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनके बारे में भी जानेंगे, पढ़ेंगे। और इनके जो संग्रहालय हैं, संस्थान हैं, कि इनके अवक्षेपों के लिए कहाँ रखा गया है संभाल कर, है ना, इनके जो चिन्हित संकेत हैं उनके लिए कहाँ रखा गया है। मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य, तो ये तो हो गया हमारा सिलेबस जो कि हमें 10वीं यूनिट में मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए पढ़ना है। अब हम इसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे और इसी के लिए यही हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होगा। इससे ना ज़्यादा हमें बाहर जाना है ना, ना यहाँ वहाँ का पढ़ना है। एक सिलेक्टेड मटेरियल से पढ़ेंगे अपन, क्योंकि हमारा प्री आने वाला है, मुश्किल से 1.5 महीने बचे हुए हैं, फरवरी भी निकल गया, तो अब कुछ ज़्यादा टाइम है नहीं, तो हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है पढ़ने के लिए। तो हमें कुछ प्लान बना के और एक शेड्यूल बना के चलना होगा, ताकि हम सिलेबस भी कंप्लीट कर सकें, हमारा रिवीजन भी हो जाए। तो हम 2-2, 3-3 दिन में हर एक यूनिट को उठाएंगे, 3 दिन से ज़्यादा नहीं लगेंगे, 3 दिन में ख़त्म करेंगे, 3 या 4 दिन में, और ऐसा हम महीने भर में पूरा सिलेबस ख़त्म कर देंगे। चलिए, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं। जो कि हमने सिलेबस के बारे में देखा, उसके बाद यूनिट वाइज सिलेबस के लिए लेके चलेंगे, ताकि पढ़ने में भी कोई दिक्कत ना आए और चीज़ों के लिए कंसोल किया जा सके। जैसा कि हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश की जनजातियाँ एवं व्यक्तित्व के बारे में, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें हम जो जनजातियों के बारे में जनरल फैक्ट्स होंगे, है ना, जो पिछड़ी हुई जनजातियाँ हैं, जनजातियों की विशेषताएं और प्रमुख जनजातियाँ, प्रमुख नृत्य जो उनके हैं, और प्रमुख व्यक्तित्व वगैरह, ये सब देखेंगे हम। ये एक छोटा सा मैप है। मैप के अकॉर्डिंग यदि हम चीज़ों के लिए समझेंगे तो वो हमारे दिमाग में लंबे टाइम तक और अच्छे तरीके से समझ में आएंगी और 1 या 2 बार देखने में बैठ जाएंगी। तो उत्तरी क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र, उसमें सहारिया, खेरवार और सूर जनजाति देखने के लिए मिलती है। सहारिया, खेरवार और सूर जनजाति। यदि उसके बाद हम देखें मध्य क्षेत्र में
गौड़ और पारधी। गौड़ जो कि हमारे राज्य की प्रमुख जनजाति है, गौड़ और पारधी जनजाति देखने के लिए मिलती है मध्य क्षेत्र में। और यदि दक्षिण क्षेत्र में देखा जाए तो दक्षिण क्षेत्र में हमारे लिए देखने के लिए मिलती है कोरकू और भारिया। कोरकू और भारिया जो है मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में देखने को मिलती है। पूर्वी क्षेत्र में बात की जाए तो कोल, पनिक, मुड़िया, उराव और बैगा जनजाति। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में जो जनजाति है कोल, पनिक, मुड़िया, उराव, बैगा। यदि पश्चिमी क्षेत्र की बात की जाए तो पश्चिमी क्षेत्र में भील और बंजारा जनजाति। भील और बंजारा जनजाति। तो मैप देख के एक चीज़ का अंदाज़ा तो आप लोग लगा पा रहे होंगे कि हमारे राज्य की जो प्रमुख जनजातियां हैं उनमें से राज्य के चारों दिशाओं में प्रमुख जनजातियों की कुछ महत्वपूर्ण जनजातियां निवासरत हैं। यदि प्रमुख जनजातियों के बारे में कुछ जो फैक्ट्स हैं वो देखे जाएं कि संविधान में कहाँ परिभाषित किया गया है प्रमुख जनजाति के लिए, तो संविधान में दो जो हमारी जनजातियाँ SC ST इनके लिए रखा गया है। जिस अनुच्छेद में SC के लिए रखा गया है 366 में, आर्टिकल 366 में। आर्टिकल 366 में जो 24 पॉइंट का सब क्लॉज है उसमें SC जनजाति के लिए परिभाषित किया गया है। ST जनजाति के लिए 366 के 25 सब क्लॉज में डिफाइन किया गया है। तो संविधान में कहाँ परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 366 के 24वें सब क्लॉज में SC जनजाति के लिए और अनुच्छेद 366 के 25वें सब क्लॉज में ST जनजाति के लिए परिभाषित किया गया है। संविधान में इनका जहाँ वर्णन मिलता है उसके लिए आर्टिकल 341 में SC और आर्टिकल 342 में ST के लिए देखने के लिए मिलता है। मतलब जो जनजाति से संबंधित अनुच्छेद है वो SC के लिए आर्टिकल 341 उससे संबंधित है और ST के लिए आर्टिकल 342 में हमें इन सब के बारे में देखने के लिए मिलता है। मध्य प्रदेश में जनसंख्या की बात की जाए तो 15.6% जनसंख्या अनुसूचित जाति जिसे SC बोला जाता है, शेड्यूल कास्ट की पाई जाती है। और शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति की 21.1% जनसंख्या मध्य प्रदेश में निवासरत है। सर्वाधिक जनसंख्या की बात की जाए तो अनुसूचित जनजाति जो है वो सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाई जाती है? इंदौर जिले में। अनुसूचित जाति SC शेड्यूल कास्ट इंदौर जिले में देखने के लिए मिलती है। और वहीं ST शेड्यूल का ट्राइब सबसे अधिक धार जिले में देखने के लिए मिलती है। तो शेड्यूल कास्ट कहाँ देखने के लिए मिलती है? इंदौर जिले में। और शेड्यूल कास्ट कहाँ देखने के लिए शेड्यूल ट्राइब कहाँ देखने के लिए मिलती है? धार जिले में। मध्य प्रदेश मान्यता प्राप्त कुल जातियाँ जो हैं, मतलब जिनके लिए मान्यता प्राप्त है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की, तो ऐसी अनुसूचित जाति की कुल जातियाँ कितनी हैं? 48 और अनुसूचित जनजाति की शेड्यूल टाइप की संख्या कितनी है? 46। तो 46 अनुसूचित जनजाति हैं मध्य प्रदेश में और 48 अनुसूचित जाति हैं SC और ST। मध्य प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर जनजाति क्रम यदि देखा जाए जो कि पूछा जाता है तो एक ऐसा हो सकता है कि भील, गौड़ और कोल है ना। तो जनसंख्या के आधार पर यदि जनजातियों का जनजातीय क्रम देखा जाए, जनसंख्या के आधार पर जनजातीय क्रम देखा जाए तो भील, गौड़ और कोल, भील, गौड़ और कोल है। मध्य प्रदेश में 1995 में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया जो कि 341 और 342 में देखने के लिए मिलता है ना। तो 1995 में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित
जाति SC&ST कमीशन का निर्माण किया गया। कब किया गया? 1995 में। 2003 से कीर, मीना और पारधी को अनुसूचित जाति वर्ग से हटा दिया। इसलिए जो है अभी प्रेजेंट में जो ST है वो कितने 43 बची हुई है। ST की संख्या कितनी बची हुई है? 43। मध्य प्रदेश में ST की संख्या कितनी है? 43 है, 43। मध्य प्रदेश में जनजाति संबंधित संग्रहालय की बात की जाए तो राजकीय जनजाति संग्रहालय भोपाल में स्थित है। राजकीय जनजाति संग्रहालय भोपाल में स्थित है। बादल भोई आदिवासी संग्रहालय छिंदवाड़ा में देखने के लिए मिलता है। बादल भोई आदिवासी संग्रहालय और आदिवर्त जनजाति संग्रहालय खजुराहो में देखने के लिए मिलता है। आदिवर्त जनजाति संग्रहालय खजुराहो में देखने के लिए मिलता है। मध्य प्रदेश के जनजातीय विकास प्राधिकरण की बात की जाए तो सहरिया विकास प्राधिकरण जो किस क्षेत्र में पाया जाता है? ग्वालियर, दतिया, श्योपुर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर। ग्वालियर, दतिया, श्योपुर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर। बैगा विकास प्राधिकरण की बात की जाए, बैगा विकास प्राधिकरण की बात की जाए तो ये कहाँ देखने के लिए मिलता है? मंडला, शहडोल, बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया। बहरिया विकास प्राधिकरण कहाँ है? तो ये है छिंदवाड़ा में। मध्य प्रदेश में जनजाति संबंधित संग्रहालय कहाँ पे हैं? राज्य जनजाति संग्रहालय अपना कहाँ? भोपाल में है। बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कहाँ है? छिंदवाड़ा में है। आदिवर्त जनजाति संग्रहालय कहाँ पे है? खजुराहो में है। तो राज्य जनजाति संग्रहालय भोपाल, बादल भोई आदिवासी संग्रहालय छिंदवाड़ा और आदिवर्त जनजाति संग्रहालय खजुराहो। जनजातीय विकास प्राधिकरण की बात की जाए जो मध्य प्रदेश में स्थित हैं, सहरिया विकास प्राधिकरण की बात की जाए तो ये कौन से क्षेत्र में है? ग्वालियर, दतिया, श्योपुर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर। बैगा विकास प्राधिकरण की बात की जाए तो ये मंडला, शहडोल, बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया। बहरिया विकास प्राधिकरण की बात की जाए तो ये कहाँ पे है? छिंदवाड़ा में। अब यदि इसको जिलेवार लेके देखा जाए जिससे हमें स्थान भी याद रहेगा जनजातियों के साथ में कि कौन से स्थान पे कौन सी जनजातियां हैं, तो उत्तर में देखें, उत्तर में हमने देखा था सहरिया जनजाति है ना। सहरिया जनजाति कौन कौन से ज़िले में है? श्योपुर, ग्वालियर और शिवपुरी में। श्योपुर, ग्वालियर और शिवपुरी में जो है कौन सी जनजाति है? सहरिया जनजाति। छतरपुर, पन्ना जो कि उत्तर और पूर्व के बीच में है। छतरपुर, पन्ना में कौन सी? खैरवार सौर जनजाति कहाँ देखने के लिए खैरवार जनजाति कहाँ देखने के लिए मिलती है? छतरपुर और पन्ना वाले क्षेत्र में। कुल जनजाति सीधी और शहडोल वाले क्षेत्र में देखने के लिए मिलती है। कहाँ देखने के लिए मिलती है? सीधी और शहडोल में। सौर जनजाति की बात की जाए तो सौर जनजाति कहाँ देखने के लिए मिलती है? कैमूर हिल्स में। बैगा जनजाति की बात की जाए तो बैगा जनजाति दक्षिण और पूर्वी राज्य में। बैगा जनजाति मंडला, डिंडोरी और बालाघाट वाले क्षेत्र में देखने के लिए मिलती है। यदि बहरिया जनजाति की बात की जाए तो ये पातालकोट जो कि छिंदवाड़ा के पास है, पातालकोट छिंदवाड़ा में देखने के लिए मिलती है। दक्षिण में कोरकू जनजाति है जो कि कहाँ? खंडवा और बैतूल में देखने के लिए मिलती है। इसके बाद दक्षिण पश्चिम में देखा जाए तो भील जनजाति वो धार, झाबुआ और अलीराजपुर में देखने के लिए मिलती है। तो ये हमने देखा जिलेवार जनजातियों का विस्तार। अब यहाँ से हम एक एक जनजाति के बारे में विस्तृत तरीके से जानेंगे। भील जनजाति। भील जनजाति जो है मध्य प्रदेश और भारत की सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। भील जनजाति मध्य प्रदेश और भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। भील शब्द द्रविड़ भाषा के भील शब्द से बना है। भील शब्द से बना है और जिसका अर्थ क्या है? धनुष। भील शब्द का अर्थ क्या होता है? धनुष होता है। जो इतिहासकार कर्नल टॉड थे उन्होंने भीलों को वनपुत्र एवं इतिहासकार टॉलमी ने तीरंदाज कहा है। मतलब कर्नल टॉड ने जो इतिहासकार थे उनने भीलों के लिए वनपुत्र की संज्ञा दी है
और टॉलमी ने तीरंदाज कहा है। दो हज़ार ग्यारह की जनसंख्या के आधार जनगणना के आधार पर देखा जाए तो भील जनजाति की मध्य प्रदेश में जनसंख्या है 59.93 लाख, जो कि अनुसूचित जनजाति का 39% है। मतलब अनुसूचित जनजाति का 39% है ना। अनुसूचित जनजाति का 39% है और टोटल संख्या कितनी है 2011 की, क्योंकि अभी 2021 की तो आई नहीं है, उसी टाइम कोविड लग गया था तो फिर सेंसस तो हुआ नहीं है इस बार का। तो यदि पेपर में आएगा तो वो 2011 के अकॉर्डिंग ही पूछा जाएगा और हम उसी के अकॉर्डिंग जवाब भी देंगे। तो 2011 की जो जनसंख्या है उसके आधार पे यदि मध्य प्रदेश में भील जनसंख्या की बात की जाए तो ये कितना है, लगभग 59.93 लाख है, जो कि अनुसूचित जनजाति का 39% है। विस्तार की बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में मालवा व निमाड़ क्षेत्र, धार, जाबुआ, अलीराजपुर में देखने के लिए मिलती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, निमाड़ क्षेत्र, धार और जाबुआ, अलीराजपुर में देखने के लिए मिलती है। इसकी यदि उपजातियों की बात की जाए कि उपजातियाँ कौन कौन सी हैं, पटालिया, बरेला, भिलाला, उजला, तड़वी और रथियास। पटालिया, बरेला, भिलाला, उजली, तड़वी, रथियास, ये इसकी भील जनजाति की उपजनजातियाँ हैं। विवाह एवं उत्सव की बात की जाए तो ये भगौरिया से रिलेटेड है। इनके प्रमुख देवता की बात की जाए तो प्रमुख देवता इनके राजपंथा, भीलट देव और बापदेव हैं। राजपंथा, भीलट देव और बापदेव हैं। प्रमुख नृत्य की बात की जाए तो इनका प्रमुख नृत्य कौन सा है, भगोरिया। भगोरिया इनका प्रमुख नृत्य है। यदि इनके कुछ विशेष तथ्यों के बारे में जाना जाए तो ये झूमी किसी है ना, झूम किसी करते थे, इसीलिए इनके लिए चिमाता के नाम से जाना जाता है ना। झूम किसी, चिमाता किसी के नाम से जानी जाती है। इनके द्वारा जो किसी की जाती थी। इनका प्रिय पदार्थ ताड़ी व रबड़ी था। मतलब ताड़ी और रबड़ी इनका जो है वो प्रिय खाद्य पदार्थ है। इनका गहना प्रिय जनजाति है। भीलाला इनकी सबसे बड़ी उपजाति है। भीलाला इनकी सबसे बड़ी उपजाति है। भील पुस्तक के लेखक जो हैं वो हैं टीवी नायक। द भील पुस्तक के सबसे बड़े वो लेखक हैं। नंदना प्रिंट के कपड़े का भील जनजाति का अधिक प्रयोग करती है। जो नंदना प्रिंट है, नंदना प्रिंट के कपड़े का भील जनजाति अधिक प्रयोग करती है। गौरी नाट्य भीलों का प्रमुख लोक नाट्य है। गौरी नाट्य भीलों का प्रमुख लोक नाट्य है। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के भील की प्रमुख कला पंजादरी है। मतलब जो मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में जो भील जनजाति है उनकी प्रमुख कला क्या है, पंजादरी। और इसके लिए जीआई टैग भी दिया गया है। मतलब जीआई टैग के लिए अनाउंस किया गया है पंजारी के लिए। बेणेश्वर मेला को भीलों का कुंभ कहा जाता है। बेणेश्वर मेला, जो भीलों का कुंभ कैसे कहा जाता है, बेणेश्वर मेला के लिए। और यह कहाँ मनाया जाता है, राजस्थान में हर साल आयोजित होता है। पिथौरा भीलों की प्रसिद्ध चित्रकला है। भीलों की प्रसिद्ध चित्रकला क्या है, पिथौरा। और इसके प्रमुख कलाकार हैं पेमा फत्या। जो पेमा फत्या हैं इसके प्रमुख कलाकार हैं। भील जनजाति घोड़े और सर्प की पूजा करते हैं। भील जनजाति घोड़े और सर्प की पूजा करते हैं। भीलों में दहेज प्रथा को दापा प्रथा भी कहा जाता है। जो इनकी दहेज प्रथा होती है उसके लिए किस नाम से जाना जाता है, दापा प्रथा के नाम से, जिसको समाप्त करने के लिए साथीदार अभियान चलाया गया था। मतलब इनकी जो दापा प्रथा है, दहेज प्रथा, उसके लिए जो दापा प्रथा के नाम से जानी जाती है, इसके विरोध में इसको समाप्त करने के लिए साथीदार अभियान चलाया गया था भील जनजाति के द्वारा। औरंगजेब के कुछ समय भीलों ने इस्लाम धर्म अपना लिया था, जिन्हें तड़वी भील के नाम से जाना जाता है। मतलब जब औरंगजेब का शासनकाल था उस समय भील जनजाति के कुछ लोगों ने क्या किया, इस्लाम धर्म
मुस्लिम धर्म के लिए स्वीकार कर लिया, है ना, जिससे इनके लिए तड़वी भील के नाम से जब से जाना जाता है। भील जनजाति धनुष बाण और गुलेल चलाने में दक्ष होते हैं। मतलब इनके यदि हथियार के बारे में बात की जाए तो इनके हथियार जो है धनुष बाण और गुलेल, है ना, ये इनका उपयोग करने में, इनका प्रयोग करने में निपुण होते हैं। अब यदि भगोरिया उत्सव के बारे में बात की जाए तो भगोरिया उत्सव जो है मालवा क्षेत्र के 20 स्थानों पर होली के समय 7 दिन के लिए आयोजित किया जाता है और इसके प्रमुख 3 चरण होते हैं। इसके क्रमशः 3 चरण होते हैं: गुलालिया, गोल, गधेड़ू व उजाड़िया। तो भगोरिया उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मालवा क्षेत्र में, जहाँ मालवा क्षेत्र के 20 स्थानों पर इसके लिए आयोजित किया जाता है और ये होली के समय 7 दिन के लिए आयोजित किया जाता है। और इसके जो प्रमुख क्रम होते हैं वो गुलालिया, गोल, उधेड़ू व उजाड़िया होते हैं। अब यदि हम दूसरी जनजाति के बारे में बात करें, प्रमुख जनजाति, तो ये है गौड़ जनजाति। गौड़ जनजाति दूसरी प्रमुख जनजाति है और गौड़ शब्द की उत्पत्ति कौंड शब्द से हुई है और इसका अर्थ क्या होता है? पर्वत होता है। जो गौड़ है, गौड़ की उत्पत्ति कौंड शब्द से हुई है और इसका अर्थ पर्वत होता है। गौड़ जनजाति मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। भील जो है, भील भारत और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। उसके बाद गौड़ जनजाति जो है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है और 2011 की जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश में इनकी जनसंख्या लगभग 50.93 लाख है। और भील जनजाति की कितनी देखी थी हमने? 59.93 लाख, है ना, 59.93 लाख है। जबकि ये जनजाति जो है गौड़ जनजाति, इसकी 50.93 लाख है। और भील जनजाति अनुसूचित जनजाति का 39% थी, जो कि गौड़ जनजाति अनुसूचित जनजाति का 33% है। कितना है? 33%। यदि गौड़ जनजाति के विस्तार के बारे में बात करें तो ये नर्मदा घाटी के दोनों ओर तथा दक्षिणी मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिलती है। विवाह पद्धति में देखें तो दूध लौटावा, लमसेना विवाह, लड़के द्वारा लड़की के घर सेवा देने के उपरांत इसके लिए लमसेना विवाह बोला जाता है। पठौनी विवाह, पोलीथर विवाह और चढ़ विवाह, ये गौड़ जनजाति की प्रमुख विवाह पद्धति है। दूध लौटावा, लमसेना। लमसेना क्या होता है? लमसेना मतलब लड़का जो है लड़की के घर रहकर सेवा, मतलब उसके घर रहकर ही उसके घर की देखभाल करता है। पठौनी विवाह, पोलीथर विवाह और चढ़ विवाह, ये गौड़ जनजाति के प्रमुख विवाह पद्धति हैं। प्रमुख देवता की बात की जाए तो बड़ा देव, नारायण देव और लोहासुर। लोहासुर अगरिया जनजाति के देवता भी माने जाते हैं, है ना। तो प्रमुख देवता कौन कौन से हो गए? बड़ा देव, नारायण देव और लोहासुर। यदि प्रमुख त्योहारों की बात की जाए तो मेघनाथ, मड़ई, लारूकाज, बिदरी, बकपंथी, ये इनके प्रमुख त्यौहार हैं। मेघनाथ, मड़ई, लारूकाज, बिदरी, बकपंथी। प्रमुख नृत्य की बात की जाए, सैला, गेड़ी और कर्मा इनके प्रमुख नृत्य हैं। सैला, गेड़ी, कर्मा इनके प्रमुख नृत्य हैं। यदि गौड़ जनजाति के वर्गीकरण का आधार देखा जाए तो गौड़ जनजाति के वर्गीकरण का आधार 2 प्रकार का है। एक तो व्यवसाय के आधार पर वर्गीकरण और दूसरा संपत्ति के आधार पर वर्गीकरण। व्यवसाय के आधार पर मतलब जो ये व्यवसाय करते होंगे उस पे आधार पर एक वर्ग, मतलब उनका वर्ग बना दिया गया। और संपत्ति जिनके यहाँ पहले से संपत्ति है, जो राजा वगैरह थे, है ना, गौड़ जनजाति के कुछ राजा प्रमुख नेता देखने के लिए भी मिले हैं, तो उनके आधार पर अलग जनजाति बना दी गई। तो व्यवसाय के आधार पर जनजाति की बात की जाए तो ये 4 प्रकार की होती है: प्रधान, ओझा, अगारिया, सोलहस। ये 4 प्रकार की होती है: प्रधान, ओझा, अगारिया, सोलहस। जो प्रधान वर्ग है गौड़ जनजाति का, यदि उसका व्यवसाय के बारे में देखा जाए तो ये पूजा पाठ करने वाले होते थे। ओझा जनजाति तांत्रिक कार्य करने वाले होते थे, मतलब ओझा जनजाति अपने तांत्रिक कार्यों के कारण जाने जाते थे। अगारिया जनजाति लोहे का कार्य करने वाले होते थे।
16 जनजाति बढ़ई का काम करने वाले होते थे, जिसे कारपेंटर बोलते हैं। बढ़ई का कार्य करने वाले 16 जनजाति। उसके बाद यदि हम संपत्ति के आधार पर देखा जाए तो संपत्ति के आधार पर दो जनजातियाँ थीं, दो वर्गों में इनके लिए गौण जनजाति के लिए वर्गीकृत किया गया था। एक राजगौण, दूसरा ध्रुवगौण। राजगौण अधिक संपत्ति वाले होते थे और ध्रुवगौण कम संपत्ति वाले होते थे। तो गौण जनजाति का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया था? दो आधार पर किया है, व्यवसाय के आधार पर और संपत्ति के आधार पर। व्यवसाय के आधार पर हमारे लिए चार प्रकार की जनजातियाँ देखने के लिए मिली गौड़ जनजाति की: प्रधान, ओझा, अगारिया और सोलहस। संपत्ति के आधार पर हमारे लिए दो प्रकार की जनजातियाँ देखने के लिए मिली, राजगौड़, ध्रुवगौड़। यदि इनके कुछ विशेष तथ्य के बारे में देखें तो मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल आधारित सबसे बड़ा जनजाति समूह है। मतलब मध्य प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में निवास कर रहा है, मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में कौन सी जनजाति निवास कर रही है, उसके आधार पर देखा जाए तो गौड़ जनजाति एक ऐसी जनजाति है जो मध्य प्रदेश के सबसे अधिक क्षेत्रफल पर निवास कर रही है। जो 2019 गौड़ी भाषा थी उसके लिए मध्य प्रदेश की पाठ्यपुस्तक निगम में शामिल किया गया 2019 में गौड़ी भाषा के लिए। इनका मोहल्ला जहाँ ये रहते हैं, कॉलोनी, इनके लिए टोला कहा जाता है। गौड़ जनजाति के जो मोहल्ले होते हैं, कॉलोनी, इनके लिए टोला कहा जाता है। और इनकी जो प्रिय जनजाति होती है वो गुदना होती है। ये गुदना प्रिय जनजाति है। मड़ई इनका प्रमुख त्यौहार है। मड़ई हमने उसमें भी देखा था कि भील जनजाति का भी मड़ई प्रमुख त्यौहार है। गौड़ जनजाति अपने आप को कोयातुर या कोयतुर मानती है। गौड़ जनजाति जो है वो अपने आप को कोयातुर या कोयतुर मानती है। गौड़ जनजाति की प्रमुख भाषा गौड़ी, डोरली, हल्बी, भीतरी है। गौड़ जनजाति की जो प्रमुख भाषा है वो गौड़ी, डोरली, हल्बी और भीतरी है। गौड़ जनजाति के प्रधान सर्वाधिक 70% शिक्षित होती है। गौड़ जनजाति की प्रधान शाखा सर्वाधिक 70% शिक्षित होती है। पंचायत को गोहिया कहा जाता है इनके, और पंचायत के जो मुखिया होते हैं उनके लिए मुकद्दम कहा जाता है। इनकी अर्थव्यवस्था कोयला की खानों पर निर्भर करती है। रामायण काल की सबरी कोल जनजाति की थी। जो रामायण काल की। अब हमारी तीसरी और सबसे बड़ी जनजाति जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है कोल जनजाति। कोल जनजाति मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है कोल जनजाति। यदि 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या की बात की जाए तो ये 11.67 लाख हैं, जो कि आपकी अनुसूचित जनजाति है उसका 7.62% है। कितना है? 7.62%। और कोयले के काम लिप्त होने के कारण इनका नाम कोल पड़ा। कोल जनजाति का नाम कैसे पड़ा? ये कोयले का काम करते थे इसलिए इनके लिए कोल कहा जाने लगा। यदि इनका विस्तार देखा जाए तो इनका विस्तार सीधी वाले क्षेत्र में, संगरौली और शहडोल वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। उपजातियों की बात की जाए तो रोहिया, रौतेला, भावतिया, रेवरिया, ये इनकी कोल जनजातियों की उपजातियाँ हैं। विवाह पद्धति में हिंदू प्रथा अनुसार इनकी विवाह पद्धति है। इनके प्रमुख देवता हैं ठाकुर देव, सूर्यदेव, इंद्रदेव, चंद्रदेव। इनके प्रमुख देवता ठाकुर देव, सूर्यदेव, इंद्रदेव, चंद्रदेव। प्रमुख नृत्य की बात की जाए तो इनके प्रमुख नृत्य हैं कोल, दहका। जो कोल जनजाति थी उनकी पंचायत के लिए गोहिया कहा जाता है ना। कोल जनजाति है, उनकी पंचायत के लिए क्या? गोहिया कहा जाता है। और पंचायत के मुखिया को मुकद्दम कहा जाता है, जो निर्णय लेता है उसके लिए क्या कहा जाता है? मुकद्दम। इनकी अर्थव्यवस्था कोल जनजाति की कोयला की खदानों पर निर्भर करती है। रामायण काल की जो सबरी थी वो कोल जनजाति की ही थी। तो ये हमने आज देखा। आज हमने 10 मिनट में प्रमुख जनजातियां हैं भारत और मध्य प्रदेश की, उनके विस्तार, लोक संस्कृति, नृत्य, त्यौहार के बारे में बात की, उनकी उपजनजातियाँ जातियों के बारे में, है ना, सिलेबस में देखा। अब उसके बाद आज से हमने 10वीं यूनिट सिलेबस के अकॉर्डिंग शुरू की है। तो ये बहुत ही छोटे समय में और बहुत अच्छे तरीके से आपके दिमाग में याद हो जाएगी, इसीलिए हम सिलेबस के लिए डिस्कस करके उसके लिए पढ़ने की
पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमें उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़े और यहाँ वहाँ ना पढ़ना पड़े, ताकि हमारा समय भी बचे और कंटेंट भी हमारे पास एक लिमिट क्वांटिटी में आए, जो कि पढ़ने में भी अच्छा लगे। चलिए धन्यवाद, हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। इसमें हमने 3 जनजातियों के बारे में बात की, भील, कोल और गोंड, जो कि मध्य प्रदेश की तीनों क्रमानुसार बड़ी जनजाति हैं। इसके आगे हम अपने लेक्चर में मिलेंगे। नमस्ते।